आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो एक सरकारी आदेश है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लिखा हुआ है 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, यानी भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। तो ये आपको नीचे आदेश दिख रहा होगा। ये आदेश निकला है कब? 13 अगस्त 1990 को। और ये आदेश किस विभाग ने निकाला है? कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। यानी एक ऐसा विभाग है जो सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को देखता है। मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन से जुड़े कामों को ये विभाग देखता है। और इसी विभाग के संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर क्या किए थे? दस्तखत, हस्ताक्षर किए थे। छोटा सा आदेश था, एक पन्ने का। ये बिल्कुल ऐसा ही सर्कुलर है जैसा आपके स्कूल में निकलता है, नोटिस जो निकलता है वैसा ही एक नोटिस है जो भारत सरकार ने निकाला है। और उस पर पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तो सरकार हर रोज ऐसे सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक इस पर क्या होता रहा? विवाद होता रहा। तो लिखा हुआ है, आइए देखते हैं कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी, और यह घोषणा क्या थी ये हम देखते हैं। इसमें कहा गया क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं यानी सरकारी नौकरियों में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। यानी सरकारी नौकरियां जो हैं उनमें 27% नौकरियां आरक्षित की गई। 27% नौकरियों में आरक्षण दिया गया। किनको? जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, यानी SEBC के लिए आरक्षित की गई 27% सीटें। यानी 100 नौकरियां निकलेंगी तो 27 इस वर्ग के लिए आरक्षित की गई। इनसे पहले सरकार जिन्हें पिछड़ा मानती थी, मतलब SEBC से पहले, वो थे कौन कौन? कहा गया पिछड़ा मानती है, उनका एक और नाम SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। यानी कि सरकार क्या कर रही है? जिन लोगों को पिछड़ा मान रही है, जो पिछड़े हैं, किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन्हें सरकार ने एक नाम दिया SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उन्हें सरकार ने SEBC बोला और उनको 27% नौकरियों में आरक्षण दिया। अभी तक नौकरियों में जो आरक्षण था वो केवल किसको मिल रहा था? अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजातियों को मिल रहा था। अब ये एक तीसरा वर्ग तैयार हो गया जिन्हें नौकरियों में क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। यानी पहले नौकरियों में आरक्षण था SC को और ST को, और अब एक नई ऑर्डर आया जिसमें SEBC शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दिया गया। और यह आरक्षण कितना दिया गया? 27% दिया गया। चलिए क्लियर हुआ? इधर देखते हैं थोड़ा सा। तो ये निर्णय किसने लिया? ये निर्णय करने वाले हैं कौन? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। तो अभी हमने देखा था कि सचिव के हस्ताक्षर थे, तो यहां पर उसी की बात हो रही है कि अकेला सचिव इतना बड़ा फैसला
नहीं कर सकता। ठीक है, वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसके मंत्री ने जो आदेश उसको दिए वो उनको लागू कर रहा है। ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। यह निर्णय उस विभाग के अकेले मंत्री, पहले तो यह बोला जा रहा है कि सिर्फ उस सचिव का निर्णय नहीं हो सकता, उसने मंत्री के कहने पर यह आदेश निकाला होगा। फिर यह बताया जा रहा है कि मंत्री अकेला भी यह निर्णय नहीं ले सकता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। तो भाई इतना बड़ा निर्णय है, 27% आरक्षण है नौकरियों में एससी बीसी के लिए, तो उसमें सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। कोई अकेला या एक दो लोग मिलकर ये इतना बड़ा निर्णय नहीं कर सकते। चलिए, तो अब हम इन प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा। देखिए, अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं या उनमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहला नाम है इसमें राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, यानी ऑफिशियली वो देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रपति। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। और जब हम कहते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री की, क्योंकि सरकार के नाम पर सारे अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, सारे निर्णय वही लेता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा जो राष्ट्राध्यक्ष है और सबसे बड़ा अधिकारी भी है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को देखा जो सरकार का प्रमुख है और सारे निर्णय लेता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश, अरे ये तो यहां से नहीं है, ये आगे ही चलना है। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा यहीं पर है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही क्या होती है, राष्ट्रपतियों की नियुक्ति होती है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री ने अगर राष्ट्रपति को बोला कि ए व्यक्ति को रेल मंत्री बना दो, तो फिर राष्ट्रपति को ए व्यक्ति को रेल मंत्री बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा बी व्यक्ति है उसे गृह मंत्री बना दो, तो फिर राष्ट्रपति को बी को क्या बनाना पड़ेगा, गृह मंत्री बनाना पड़ेगा। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इन मंत्रियों से जो मंत्रिमंडल बनता है, इस मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। यानी सारे मंत्री बैठते हैं और राजकाज से जुड़े क्या देश में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सारे निर्णय उस मंत्रिमंडल में होते हैं। संसद तीसरा, तो हमने अभी दो संस्थाओं को देखा, पहले राष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री को देखा। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण संस्था है इतने बड़े बड़े निर्णय लेने में जो शामिल रहती है, वो है हमारी संसद। संसद में राष्ट्रपति होता है और दो सदन होते हैं। आप ये बात याद रखेंगे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो हमारी संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। इसका मतलब यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत रखेगा वही प्रधानमंत्री रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता है। तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो जैसे अभी भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उसे बहुमत तक जाना पड़ेगा। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 273 है, यानी कि 50% प्लस 1 सीट,
यानी 243 सीटें जिसके पास होंगी, 243 सदस्यों का समर्थन लोकसभा में जिस व्यक्ति के पास होगा वही भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। लोकसभा के बहुमत की बात हमने भी की, लोकसभा में बहुमत है 273 सदस्यों का समर्थन अगर है तो ही कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है। अगर इतने लोगों का समर्थन लोकसभा में उस पर नहीं है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। बिल्कुल शामिल रहे होंगे, इनकी मर्जी के बिना इतने बड़े निर्णय नहीं होते। तो 3 बड़े संस्थानों को हमने पढ़ा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद संसद। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है निर्णय करने वाले। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया है? ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उस अधिकारी ने भी अकेले ने ये फैसला नहीं लिया और ना ही उस अधिकारी के विभाग का जो मंत्री है उसने भी ये फैसला अकेले नहीं लिया। अभी हमने जाना इस फैसले में कौन कौन शामिल था। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सबने मिलकर ये इतना बड़ा फैसला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चलिए ये तो हो गया कि सरकार का प्रमुख है, ये है वो सब, ये सब तो पढ़ लिया हमने। अच्छा पेज बदलना है अब। चलिए, नहीं ये कहाँ जा रहा है? अच्छा हाँ ये इधर इस तरफ। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। यानी पहले इस आदेश के आने से पहले कई सारी चीजें चलती आ रही थी, उन सारी चीजों का ये क्या है? एक परिणाम है। भारत सरकार ने 1979 में एक पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। यानी पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया था। कब? 1979 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वीपी मंडल। वीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे और इसी कारण इस आयोग को अक्सर मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो अध्यक्ष के नाम से ही आयोग फेमस हो जाते हैं, इसलिए वीपी मंडल अध्यक्ष थे तो आयोग का नाम भी क्या हो गया? मंडल आयोग हो गया। अब इन्हें क्या काम दिया गया था? इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग यानी SEBC सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने थे। यानी इन्हें ये क्राइटेरिया तय करना था कि कौन लोग होंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल होंगे। तो इन्हें क्या करना था? ये मापदंड तय करने थे। दूसरा, उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने की जिम्मेदारी भी मिली थी सरकार से। तो मंडल कमीशन को 2 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि उन्हें वो मापदंड तय करने थे कि किन किन जातियों को या किन किन वर्गों को SEBC में रखा जाए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में रखा जाए। दूसरा, उन पिछड़े वर्गों का पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए। तो ये 2 काम मिले थे किसको? मंडल आयोग को। इस आयोग ने 1980 यानी बना 1979 में, 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और इसने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की कि सरकारी नौकरियों में SEBC को 27% क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए तो उनका पिछड़ापन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसी सिफारिश की थी मंडल आयोग ने। फिर इस आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिश कहां रखी गई? संसद में, क्योंकि संसद में चर्चा के बिना तो कोई कानून बनता ही नहीं है। ठीक है, वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे और ये मांग क्या चलती रही। फिर आ गया तब तक क्या 1989 का लोकसभा चुनाव, यानी 1980 में रिपोर्ट आई और उसके बाद 1989 का लोकसभा का चुनाव आ गया। तो उस समय एक दल हुआ करता था, जनता दल। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे
तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। यानी जनता दल ने ये बोला कि इस लोकसभा चुनाव में अगर हम जीत जाएंगे तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है कि 27% आरक्षण नौकरियों में दिया जाए, SEBC सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, वो दिया जाएगा, हम देंगे अगर हम जीत कराएंगे तो। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और इसके नेता VP सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद अब उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो अब प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। मतलब उन्होंने संसद को बता दिया कि भाई देखो, हमारी सरकार जो है मंडल कमीशन की या मंडल आयोग की जो सिफारिश है उन्हें लागू करना चाहती है। यानी वो SEBC सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देना चाहती है। 6 अगस्त को इसकी बैठक हुई और एक औपचारिक निर्णय हो गया, यानी ऑफिशियल निर्णय हो गया। अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक बयान के जरिए संसद को, दोनों सदनों को सूचित किया। और फिर अगले दिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री सदन में गए और उन्होंने सदन के दोनों सदनों को बताया कि भैया मेरी सरकार जो है उसने वादा किया था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी, और अब मेरी सरकार ने क्या है, ये निर्णय कैबिनेट की बैठक में ले लिया है कि हम अब आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट के फैसले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। जो सरकारी नौकरियों में लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन से जुड़े जो विभाग होता है उसको ये फैसला भेज दिया गया। और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। और फिर उसके बाद वो जो एक आदेश था, हमने पहले पेज पे देखा था पुराना सा 13 अगस्त 1990 को, वो आदेश अधिकारियों ने तैयार किया होगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले उसमें सबने, मतलब कैबिनेट ने ये मंजूरी ली, उसके बाद ये आदेश यहां विभाग को भेजा और विभाग ने फिर वो आदेश तैयार किया और वो सर्कुलर, वो घोषणा पत्र निकाला कि भैया सरकार जो है 27% आरक्षण देने जा रही है। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में तरह तरह के विचार आए, बहस चलने लगी, ठीक है, प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक प्रदर्शन भी हुए। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ये बताते हैं। चलिए, अब हुआ क्या, जैसे ये आदेश आया तो समाज दो हिस्सों में बट गया। एक वो जो इसका समर्थन कर रहे थे, जिनका ये मानना था कि हाँ भैया ये आरक्षण जरूरी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग वो था जो इस आरक्षण का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो दोनों, तो लिखा हुआ है कि कई तरह के प्रदर्शन हुए, हिंसा भी हुई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस आदेश का समर्थन कर रहे थे सरकार के कि भाई 27% आरक्षण नौकरियों में SEBC को मिलना चाहिए, कुछ इसका विरोध कर रहे थे। तो इसलिए क्या हो रहा था, काफी सारी हिंसा भी हो रही थी। देखिए, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन क्यों कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता है और इसी असमानता को खत्म करने के लिए नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। भाई जो लोग इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं भारत में सदियों से जातियों के बीच में असमानता चलती रही है, इसीलिए अब ये आरक्षण मिलना चाहिए ताकि ये असमानता खत्म हो जाएगी और SEBC का जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में वो बढ़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यानी SEBC को अगर आरक्षण मिलता है तो सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का क्या मानना है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उन्हें नौकरी मिलने के अवसर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण अगर इनके लिए हो गया तो जो SEBC में नहीं आते हैं उन्हें फिर नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनके अवसर कम हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, समाज जाति के आधार पे क्या हो जाएगा, बट जाएगा। लोगों में जातिवाद फैलेगा कि ये उस जाति के हैं इनको नौकरी जल्दी मिल जाती है, ये उस जाति के नहीं है इन्हें बहुत मुश्किल से मिलेगी। इस तरीके से जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है,
हम इस उदाहरण को यहाँ अच्छा देखिए, तो ये निर्णय सही था गलत था इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात हो रही है कि इस तरह के बड़े निर्णय किस तरीके से लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। लेकिन विवाद तो हो ही गया था कि भैया सही है या गलत है, विवाद तो हो ही गया। तो देखिए इस विवाद को कैसे किसने निपटाया, कैसे ये खत्म हुआ, ये देखते हैं। तो जितने भी विवाद देश में होते हैं आप सभी जानते होंगे, उन विवादों का निपटारा जो है कहां होता है, अदालत में। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। तो किसी भी तरह का विवाद हो, आपने सड़कों पे लोगों को कहते हुए सुना होगा, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। तो जितने भी तरह के विवाद हैं वो छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों, सरकारों से सरकारों का विवाद हो, जैसे मध्य प्रदेश सरकार का मान के चलो, राजस्थान सरकार से कोई विवाद हो जाए, तो इस तरह के सारे विवाद जो हैं वो न्यायालय में निपटारा होता है उनका। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। तो जो इस आदेश को पसंद नहीं कर रहे थे उन लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया अदालत में, ठीक है, और अदालत से बोला कि आप इसको अवैध घोषित करो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को सुना। इस मुकदमे को नाम मिला इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। आप याद रखेंगे SEBC को 27% आरक्षण दिया गया, उससे संबंधित जो मामला अदालत में पहुंचा उसे नाम मिला इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है, इंदिरा साहनी वो व्यक्ति हैं जिनको ये आदेश पसंद नहीं था, जो उसके खिलाफ थे। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब हुआ क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने एक 11 जजेस की बेंच बना दी, उस बेंच ने ये मामला सुना। तो जो फैसले के समर्थन में थे उनकी दलीलों को भी सुना, जो फैसले के विरोध में थे उनकी दलीलों को भी सुना। उसके बाद बहुमत से फैसला किया अदालत ने। बहुमत मतलब 11 थे, 11 का बहुमत कितना हो गया, 6। कम से कम 6 जजेस ने क्या किया, ये फैसला लिया। तो 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहुमत से फैसला आया, मतलब ज्यादातर जजेस ने एक राय रखी कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। तो बहुमत के साथ जजेस ने यह बताया कि भैया ये जो आदेश है ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को मूल आदेश में कुछ बदलाव करने को कहा। उन्होंने सरकार को बोला कि आपका आदेश तो सही है, लेकिन इसमें आपको थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। और ये बदलाव क्या करने पड़ेंगे, तो लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति अच्छी है। पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी पिछड़े वर्ग में जो ऐसे लोग हैं जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो पिछड़े नहीं है, ठीक है, तो उन्हें ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला सरकार को कि ऐसे लोग जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से अच्छे लोग हैं उन्हें इस आरक्षण की श्रेणी से क्या कर दो, बाहर कर दो। बाद में सरकार ने इस आदेश को मान लिया और ये आदेश लागू हो गया और ये विवाद जो है समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, कि भैया राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत क्या पड़ रही है इन चीजों की, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, सरकार के कुछ काम होते हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। सभी नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य देना, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, सरकार की है। कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करना, यानी टैक्स इकट्ठा किया जनता से, उसके बाद सेना पे, पुलिस पे और विकास कार्यों में, सड़क बनवाने में, स्कूल बनवाने में, अस्पताल बनवाने में वो पैसा खर्च किया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना। तो ये सारे काम किसके हैं, सरकार के हैं। फिर से देखते हैं, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया कराना, कर इकट्ठा करना, कर को विकास कार्यक्रमों पे खर्च करना, सेना पुलिस पे खर्च करना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना, किसी को फ्री में मकान देना, किसी को स्कॉलरशिप देना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे निर्णय लेने के लिए हमें कुछ क्या व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कुछ व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इन्हें लागू कर सकें, ठीक है। हाँ,
चलिए, अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है, अगर कोई विवाद हो गया तो फिर किसकी जरूरत पड़ने वाली है? अदालतों की जरूरत पड़ने वाली है। कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। यानी किसकी बात हो रही है? अदालतों की बात हो रही है। अदालतें ही तो तय करेंगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न संस्थाएं होती हैं। तो लिखा था ना राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो क्या आवश्यकता है कि भैया नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करो, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दो, ठीक है, कर इकट्ठा करो, फिर इस कर को डेवलपमेंट के कामों में खर्च करो, कल्याणकारी योजनाएं बनाओ, और कोई विवाद हो जाए तो विवाद को निपटाओ। तो इन कामों के लिए हमें क्या पड़ेगी? संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। ये यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो विभिन्न संस्थाओं की व्यवस्था जो की गई है वो इन कामों के लिए की गई है। संस्थाएं नहीं होंगी तो ये काम करेगा कौन? ये बोला जा रहा है। चलिए, तो ऐसी कुछ संस्थाओं के बारे में जरा देखते हैं। चलिए जरा देखा जाए ऐसी संस्थाओं के बारे में। तो ऐसी विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री और कैबिनेट, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है, यानी देश में क्या विकास कार्यक्रम चलेंगे, क्या कर लिया जाएगा, लगभग सभी नीतिगत फैसले प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट लेती है। मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने के उपाय एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। अब मंत्रियों ने तो निर्णय ले लिया कि भाई सबको मकान मिलना चाहिए, लेकिन सबको मकान देगा कौन? उस आदेश को लागू कौन करेगा? तो मंत्रियों के निर्णय को लागू करने के लिए कौन होते हैं? नौकरशाह होते हैं। आपके आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब नौकरशाह हैं। इनका काम क्या है? मंत्रियों ने जो आदेश जो निर्णय लिया है उस निर्णय को लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। हमने अभी बात की, अदालतों का काम क्या है? विवादों को सुलझाना, खत्म करना। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। हाँ, अब ये बोला जा रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं इनका काम करना आसान नहीं है, क्योंकि संस्थाओं को भी क्या, संस्थाओं के भी अपने क्या होते हैं? कायदे कानून होते हैं। ठीक है, इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। तो डेमोक्रेसी है भैया, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी क्या होती हैं? कुछ सीमाएं होती हैं, कोई भी सीमा से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। तो ये जो संस्थाएं, इन्हें भी क्या करनी होती हैं? कुछ बैठकें करनी होती हैं, कुछ समितियां होती हैं, कुछ रूटीन होते हैं, और इन रूटीन की वजह से अक्सर काम में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार फाइलें लटकी रहती हैं, सालों तक काम नहीं हो पाता। तो संस्थाओं का अपना एक क्या होता है? काम करने का तरीका होता है। इन कामकाज के तरीके की वजह से कई बार देर हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि भैया इतनी सारी संस्थाएं बनाई क्यों रखी हैं? कोई एक व्यक्ति सारे फैसले ले ले, जल्दी हो जाएंगे, बेहतर होगा। लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति सारे फैसले नहीं लेता, वरना तो राजतंत्र ही अच्छा था, राजा का शासन ही अच्छा था, राजा सारे निर्णय लेता था। तो अगर वो एक व्यक्ति निर्णय ले और वो सारे सही हो जाए तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? और लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि इसमें सत्ता की क्या होती है? साझेदारी होती है। सबके अपने अलग अलग रोल्स होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र की भावना क्या कहती है कि भैया सत्ता की क्या हो? साझेदारी हो, शक्तियों का विभाजन हो। इसके बाद है आपका चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। संसद, चलिए
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो निर्णय हुआ था उसमें संसद की भी क्या थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि वो समझाई नहीं गई, लेकिन अब हम उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए संसद की भूमिका वहां पे क्या रही होगी, समझाई तो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई उन पर चर्चा कहां हुई थी, संसद में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने क्या करवाई होगी, वोटिंग करवाई होगी, बिल पास करवाया होगा, तब जाके ये सब संसद में ही हुआ होगा। चलिए देखिए, बोला जा रहा है यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, यानी कि सबसे पहले ये फैसला कहां हुआ था, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की बैठक में हुआ था। वहां प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने मिलकर यह तय किया कि हम क्या करेंगे, SEBC को 27% आरक्षण देंगे, क्योंकि मंडल आयोग ने यह सिफारिश की थी। तभी उनका क्या होगा, भला होगा, उनका पिछड़ापन दूर होगा। उसके बाद आती है संसद। तो पहले ये निर्णय प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट ने लिया, अब वो इसे औपचारिक तौर से लागू करने के लिए संसद की कार्यवाही देखते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। यानी संसद में अगर बिल पास नहीं होता तो सरकार यह काम नहीं कर सकती थी। मतलब सरकार भले ही सारे निर्णय ले ले, लेकिन फिर भी संसद में बिल पास करवाना जरूरी है, अन्यथा सरकार वो काम नहीं कर पाएगी, यह बताया जा रहा है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, चलिए भैया देखते हैं क्यों है संसद की आवश्यकता। पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। तो अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, संसद की। ठीक है, यह काम बहुत महत्वपूर्ण होता है कानून बनाने का, इसीलिए संसद को क्या बोलते हैं, विधायिका। ठीक है, संसदों का काम क्या है, नए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों में संशोधन करना यानी बदलाव करना, या मौजूदा कानूनों को खत्म कर उनकी जगह नए कानून बनाना। तो संसद का ये काम है, कानून बनाना मेनली उसका प्रमुख काम है। लेकिन वो क्या कर सकती है, नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन यानी बदलाव कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म करके उसकी जगह पर नया कानून बना सकती है। और ये कानून बनाने का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए संसद को विधायिका कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करती है, जो लोग सरकार चला रहे हैं उन पर नियंत्रण रखती है। कौन, संसद। मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो सरकार चलाते हैं उन पर संसद क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, भारत जैसे देशों में यह नियंत्रण पूर्ण होता है। नियंत्रण का मतलब क्या है, संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकती है। अभी हमने बात की थी कि लोकसभा में अगर 273 सदस्यों का बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो सरकार में ही नहीं रहेंगे अगर उनके पास लोकसभा में ये समर्थन नहीं है। और लोकसभा किसका अंग है, संसद का। ठीक है, इस तरीके से लोकसभा नियंत्रण रखती है सरकार के ऊपर, सरकार चलाने वालों के ऊपर, कि भैया तुम निर्णय तभी तक ले सकते हो जब तक तुम पर लोकसभा में बहुमत है। जिस दिन बहुमत खत्म, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति खत्म, तुम सरकार से बाहर। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार पर जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, टैक्स से, ब्याज से, उन सब पर संसद क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, और संसद की मंजूरी के बिना कोई पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। यानी सरकार को अगर पैसा खर्च करना है तो संसद की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं संसद कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला कानून बनाने का काम है उसका। दूसरा, वो सरकार पे नियंत्रण रखती है, यानी सरकार तभी तक निर्णय ले सकती है जब तक लोकसभा में सरकार क्या रखती हो, बहुमत रखती हो, यानी 273 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। समर्थन खत्म, सरकार की निर्णय लेने की शक्ति खत्म, यानी सरकार ही खत्म। तीसरा, सारे पैसे पर नियंत्रण रखती है कौन, संसद, यानी संसद की मंजूरी के बिना सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा, और इसका सबसे
एक और अच्छा इसका काम है संसद का कि चर्चा और बहस के लिए ये सर्वोच्च मंच है। यानी किसी मुद्दे पर सबसे अच्छी जो चर्चा होती है, फाइनल जो चर्चा होती है, वो कहाँ होती है? संसद में होती है। ठीक है। और संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। आपने देखा होगा प्रश्नकाल होता है जहां पर सदस्य क्या करते हैं? मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। संसद के 2 सदन। चलिए, तो संसद को क्या किया गया है? संसद के अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को चेंबर या फिर सदन कहते हैं। ठीक है। अब पहला सदन, एक सदन है इसका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी किसकी बात हो रही है? लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा वो सदन है जिसके सदस्यों को सीधे जनता चुनती है और यही लोग असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कौन है? जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको चुना है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता सीधे चुनती है। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। मैं लिख देता हूं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी सीधे जनता इनको चुनकर भेजती है। दूसरा सदन, जिनके सदस्य परोक्ष रूप यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता नहीं चुनती है, जनता चुनती है लोकसभा के, इसलिए वहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है, जनता नहीं चुनती है, अभी बता रहे हैं। ठीक है। और दूसरे सदन का जो काम है वो राज्य और संघ इकाइयों के हितों की निगरानी करना है। यानी वो राज्य और संघ इकाइयों के हितों की निगरानी करती है, यानी राज्यों से संबंधित मामलों को देखती है, इसलिए उसका नाम क्या है? राज्यसभा है। अब देखिए होता क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा देखिए, ये जनता है, जनता ने वोट किया सीधा, किसके लिए? लोकसभा के लिए। ठीक, इसलिए बोला जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, सीधे जनता चुनती है। लेकिन जनता एक, देखिए जनता किनको चुनती है? विधायकों को भी चुनती है। राज्य में जो विधायक होते हैं उन्हें जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ये विधायक चुनते हैं किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। इसीलिए इस चुनाव को बोला जाता है अप्रत्यक्ष। सीधे जनता नहीं चुन रही है राज्यसभा के सदस्यों को, जनता ने चुना विधायकों को, विधायक चुन रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों को। इसलिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष बोला जाता है और लोकसभा का प्रत्यक्ष बोला जाता है, सीधे जनता चुनती है। ठीक है। चलिए, हमारे देश में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इस पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो एक अभिन्न अंग है। किसका? संसद का। उसकी मंजूरी के बिना भी कोई भी बिल, कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति महोदय की उस पर मंजूरी ना हो। ठीक है, लिखा हुआ है ना। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। यानी सरकार ने, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया, फिर उसको औपचारिक करने के लिए संसद से बिल पास करवाना पड़ेगा, दोनों सदनों से, लोकसभा से, राज्यसभा से। उसके बाद भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी जरूरी है, तभी वो बिल कानून में परिवर्तित होगा, अर्थात अन्यथा नहीं होगा। चलिए, तो बताया जा रहा है कि भारतीय संसद के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों को कौन चुनता है, अभी बता दिया। लोकसभा में तो प्रत्यक्ष होता है, जनता चुनती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जनता विधायकों को चुनती है, विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है ये सब मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, लोकसभा, ये राज्यसभा। तो बोला जा रहा है सदस्य कितने हैं, तो अभी वर्तमान में लोकसभा में 545 हैं,
अधिकतम सीटें 552 है, लेकिन सदस्य भी 545 हैं। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। ठीक, सदस्यों को कौन चुनता है? तो यहां प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, यहां प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तीसरा, कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का है, इनका 6 साल का है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यानी 6 साल का कार्यकाल तो है, लेकिन हर दूसरी साल पर उसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद है चौथे में बोला जा रहा है लोकसभा स्थायी नहीं है, मतलब उसका 5 साल का कार्यकाल तो है, उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। समझ में आया? मतलब मैं समझाता हूं भंग का मतलब क्या है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन वो जरूरी नहीं है पूरे 5 साल चलेगा, उससे पहले भी भंग हो सकता है। भाई अगर प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया लोकसभा में, तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, 5 साल से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्थायी सदन है, ये इसको भंग नहीं कर सकते, ये चलता रहता है। लेकिन हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसलिए शॉर्ट में जल्दी में समझा दिया है। अब हम यहां आते हैं, लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब देखिए बोला जा रहा है कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो लोगों को लगता है कि अपर हाउस बोल रहे हैं तो राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है, लोकसभा को लोअर हाउस बोल रहे हैं तो ये कम शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए लिखा हुआ है हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में जब बात राज्यों की हो तो राज्यसभा के पास विशेष अधिकार हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। और क्यों है? क्योंकि इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधे जनता चुनती है इसके सदस्यों को, इसलिए लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। किसकी तुलना में? राज्यसभा की तुलना में। ये हम देखते हैं कैसे। देखिए लिखा हुआ है किसी भी सामान्य कानून, कोई सामान्य कानून है, दोनों सदनों की जरूरत पड़ेगी अगर पारित करवाना है बिल तो। लेकिन अगर दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए, भाई लोकसभा का मत अलग है किसी कानून को लेकर, राज्यसभा का अलग है, मतभेद हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में सदस्यों की संख्या अधिक किसकी है? लोकसभा की। लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। यानी कि आपसे सिंपल बोल रहा है कि कोई सामान्य कानून है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद है उस कानून को लेकर, दोनों की राय अलग अलग है, तो दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा। चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, 552 है मैक्सिमम, अभी 545 हैं, इसलिए लोकसभा के विचार को क्या मिलती है? प्राथमिकता मिलती है। दूसरी बात यह भी है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे कौन कर रही है? जनता कर रही है, तो इसलिए लोकसभा के विचार को इस केस में प्राथमिकता मिलती है, जब किसी सामान्य कानून पर दोनों सदनों में मतभेद हो तब। लेकिन जब पैसों का मामला हो तब सीधे सीधे पूरी ताकत किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। ठीक है, देखिए कैसे। अब सरकार क्या कर रही है? पैसों से संबंधित कोई कानून पास करवा रही है लोकसभा से, मतलब सरकार को पैसा खर्च करना है, पैसा चाहिए, उसमें लोकसभा से कानून पास करवा लिया, बिल पास करवा लिया, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? इसे केवल 14 दिनों की देर कर सकती है। यानी राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। 15वें दिन ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया है, तो वो सिर्फ विलंब कर सकती है। कितने दिन का? 14 दिन का। या फिर उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, बदलाव के सुझाव दे सकती है, लोकसभा को बोल सकती है कि भैया इस बिल में ये सुधार कर लो। लेकिन यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। अब राज्यसभा ने तो कह दिया ये बदलाव कर लो, अब ये लोकसभा की अधिकार है कि वो चाहे तो मान ले और ना चाहे तो ना माने।
तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि पैसों से संबंधित कोई बिल है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पहुंचा, तो वो 14 दिन का विलंब कर सकती है। अगर 14 दिन हो गए तो 15वें दिन ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी अपनी सहमति दे दी है, बिल पास हो गया है। या फिर वो कोई बदलाव सुझा सकती है, संशोधन सुझा सकती है, लेकिन इस बदलाव को लोकसभा चाहे तो माने या ना चाहे तो ना माने, फिर से भेज देगी, नहीं कोई बदलाव नहीं करना, तुम इसको पास करो, तो फिर राज्यसभा को वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, हाँ ये हम बता ही चुके हैं कि लोकसभा ज्यादा ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो मंत्रिपरिषद को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अभी हमने जाना कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। भारत में बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में है 273, यानी आपको 273 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए लोकसभा में, तो ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। यानी किसी तरीके से यह साबित हो जाए कि प्रधानमंत्री पर लोकसभा में 273 सदस्यों का समर्थन नहीं है, तो फिर वो प्रधानमंत्री को और सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है, यानी राज्यसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण नहीं रखती, लोकसभा रखती है। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, जिस दिन बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए, लोकसभा का एक दिन, ये तो किसी खास काम का दिखता नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका, तो यहाँ से हम आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए।